जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं। हैदराबाद का एक और नाम आजकल पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत चर्चा में है। और अभी जब मैं यहाँ आया और आने के पहले भी जब मुझे निमंत्रण मिला मुरलीधर राव जी का, तो मुझे वो समय याद आ गए जब हम लोग यहाँ फिल्मों की शूटिंग करने के लिए ही आया करते थे। यहाँ से थोड़ी दूर रामोजी फिल्म सिटी है, वहाँ जाते थे। हैदराबाद के अंदर भी बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं। आज मैं अलग उद्देश्य से आया, बीच में भी कुछ अलग अलग उद्देश्य से आता रहा हूँ, राजनीतिक कारणों से, लेकिन आज सामाजिक कारण से आए हम सब। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुरलीधर राव जी को, उन्होंने मुझे भी बुलाया। हाँ, चीफ गेस्ट जब जब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन है, किधर है क्योंकि ऐसी आदत नहीं है हमको ऐसा शब्द हमारे लिए सुनने की। कार्यकर्ता भाव में है, देश के एक सतर्क नागरिक की तरह हम भी खड़े होने की कोशिश करते हैं। थोड़ा अंतर्मुखी हूँ, जितना सोचता हूँ सब निकालता नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, सुनता हूँ जो डेयरिंग होते हैं और जो सोचते हैं वो तुरंत निकालते भी हैं और सही समय पे सही बात कहते भी हैं। उनके लिए भी मैं बहुत उनके लिए तालियां बजवाता रहता हूँ कि ऐसी आवाज़ें उठनी चाहिए। आज यहाँ पे अभी गौरांग दास जी को हम लोग सुन ही रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है तो बीच बीच में मिस कर रहा था, लेकिन पल्ले पड़ रही थी मुझे काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे कपिल मिश्रा जी भी आए हुए हैं, वो दिल्ली से यहाँ पधारे हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं। और यहाँ पे मेजर पूनिया जी भी आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मेजर पूनिया ने अपने सतर्क जिम्मेदारी से पूरे देश को झंकृत कर रखा है। कपिल जी, मेजर पूनिया जी, और उसी में एक नाम और आता है शेफाली वैद्या जी का, जो यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ पे एक ऐसे ही सजग नागरिक देश के प्रशांत पटेल जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और नीलकांत बख्शी जी, जो दिल्ली के वैसे तो मीडिया के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सही समय पे सही बात कहने और कहलवाने के आदी है वो। मैं बस 10-12 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि हमें भी थोड़ा देर मुरलीधर राव जी को सुनना है। और भारत नीति को मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूं, जिन्होंने हम जी अच्छा भाई साहब बोले थोड़ा 5 मिनट बढ़ा लेना तो देखिए, हम लोग, मैं मूलतः एक गांव का व्यक्ति हूं। मेरा हाई स्कूल तक एक छोटे से गांव में ही बीता है, और हम लोग बहुत अभाव में खड़े हुए लोग हैं। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी साइकिल 24th ईयर में आई थी हमारे पास साइकिल नहीं थी। हम लोग दूसरों से मांग मांग के कभी कभी साइकिल चलाने का शौक पूरा करते थे, लेकिन हम कंप्लेनिंग मोड में नहीं थे, कभी नहीं रहे। हम जैसे थे उसी में बड़ा मजा आता था और एंजॉय करते थे। गांव के मंदिर पे बैठा करते थे, जो हमारे वरिष्ठ लोग भजन कीर्तन गाया करते थे उसको सुना करते थे। और उनमें से कुछ तो ऐसे शब्दों का श्रृंगार था कि वो जीवन में अब बहुत काम आता है, अब उसका अर्थ समझ में आता है। मैं सब इंस्पेक्टर भी बना था जीवन में,
1996 मेरे जीवन का बहुत ही एकदम चमत्कारिक वर्ष था। और मैं पढ़ा लिखा हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न जिनको दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, इसलिए मेरा मान और बढ़ा। मैं सांसद के रूप में भी जहां खड़ा हुआ, मैं इस बात से खुश हुआ, वरना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों को इस देश की और जो संस्थाएं थी, सोच थी, वो कभी भारत रत्न नहीं देती। लेकिन अगर आप कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक भिक्षा मांग के एक व्यक्ति ने क्या खड़ा किया है। इस समय 125 डिपार्टमेंट हैं। कोई ऐसी अत्याधुनिक पढ़ाई नहीं है जो वहां न होती हो, लेकिन उनका मूल था, उन्होंने एक गीत एक इंजीनियर से लिखवाया था कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी, नए नहीं हैं ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा के कार्य सुंदर, कि व्यास जी ने रचे यहीं पर ये वेद विद्या की राजधानी। एक विश्वविद्यालय के लिए कुलगीत बना है। तो जब मैं वो कुलगीत को समझने लायक हुआ और जब मैं अपने गांव की पढ़ाई में संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ते थे, जो तब तो रटते रहते थे, अर्थ में नहीं जाते थे, लेकिन अब जब हम देखते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी हिंदुत्व पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, लाख आक्रांताओं के बाद भी हम अडिग खड़े हैं, और जो जो हमारे ऊपर अटैक किए उनको मुंह की खानी पड़ी, तब हमको उन श्लोकों का अर्थ समझ में आया। जब किसी ने लिखा था कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, हमको इसका अर्थ तब समझ में आया। हमको एक श्लोक है हमारे, जो हमको 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता था कि एकाक्षरम यह गुरु प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा चारिणी भवेत। एक अक्षर किसी ने सिखा दिया तो इस धरती पे कोई ऐसा द्रव्य नहीं जिसको देकर के हम उरीण हो सकें, और उसको हम मानते हैं। हमारे जो पथ पे चलने वाले लोग हैं वो मानते हैं। हम ही ने लिखा मातृवत परदारेसु परद्रव्येसु लोष्टवत, दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह देखना, परद्रव्येसु लोष्टवत, दूसरे के द्रव्य को मिट्टी के ढेले की तरह देखना, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, ऐसा जो देखता है वही विद्वान है। अब धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा। हालांकि जब मैं तो दुनिया को कहता हूं कभी कभी मौका मिले तो राजनीति में जरूर आओ, क्योंकि चाणक्य ने कहा एक लाइन ना बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आप राजनीति को गंदा कह के किनारा करोगे तो लालची लोग आपके ऊपर शासन करेंगे, लोभी लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। अब मैं यहां आया हूं तो कई श्लोकों का, कई पंक्तियों का अब जाके अर्थ समझ में आ रहा है हमें, और मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं। बहुत बड़ी बड़ी बात को 4 लाइन में बोल देना भी एक बहुत बड़ी कला है। वो कला मेजर पुनिया के पास है, कपिल मिश्रा के पास है, शेफाली जी के पास है, वो हमारे प्रशांत जी के पास है, नीलकांत जी के पास है। ये लोग बड़े, मैं कभी कभी खुद ही चकित रह जाता हूं। लेकिन मेरा एक जो गांव के मंदिर पे गाना सुना था, वो आज मुझे दुनिया को सुनाने में अच्छा लगता है। मैं 4 लाइन गा के भी सुना सकता हूं ना, तो हाँ, चूंकि मैं गायक ही हूं ना, तो मैं बोलने से ज्यादा स्वरों में विश्वास करता हूं। तो एक गीत हमने सुना था अपने गांव के मंदिर में, बाद में उसको हम दिल्ली के एक बहुत बड़ी सभा में सुने कि हिंदू संस्कृति के वट विशाल, हिंदू संस्कृति के वट विशाल, तेरी चोटी नभ छूती है,
तेरी जड़ पहुंच रही पाताल। हिंदू संस्कृति के वट विशाल। जाने कितने सूर्योदय मध्याह्न अस्त तूने झेला। जाने कितने आक्रांताओं से तूने निज जीवन में खेला। कितने शरणागत पूज रहे, कितने शरणागत पूज रहे तेरा उदारतम अंतराल। हिंदू संस्कृति के वट विशाल। तेरी चोटी नभ छूती है। अब हमको इस पे विश्वास होने लगा है मेरे भाई बहन। अब